Hello dear learners, I am Swati. Welcome back to my channel. In today's video, we will study IGNOU BPCS 183 Emotional Intelligence course in a simple, clear and exam oriented way. If you need notes in PDF format, you can also mail me on my mail ID. I will provide you in comment section and as well as in description box. So in the previous video we already covered our block 1, 2 and 3, and in this video we will cover our rest of the blocks and also discuss important PYQ questions and important concepts. So stay tuned and let's get started. In block number 4 we will discuss about management of emotions, that how can we manage our emotions. Okay, what are the techniques that we should follow to manage our emotions effectively. So this block covers unit number 5, 6 and 7. Okay, firstly let's discuss about its introduction. So emotional intelligence is not only about understanding emotions but also about managing them effectively. Self-control and assertiveness are two essential emotional competencies that help individuals maintain healthy relationships, achieve goals and cope with stress. सो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, सिर्फ इमोशंस को ही समझना नहीं है बल्कि उनको इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है. अगर आप में सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है, असर्टिवनेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. आपको स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस होगा भी तो आप उसको ईजिली कोप अप उससे कर सकते हैं. ठीक है, मैनेजिंग मीनिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल. अब सेल्फ कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन is the ability to manage emotions, thoughts and behavior in different situations. It helps people think before acting instead of reacting impulsively. ओके, तो सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल मीन्स सेल्फ रेगुलेशन. ये एक एबिलिटी है, इसमें आप अपने इमोशन को मैनेज करते हैं. ठीक है, अपने थॉट्स एंड बिहेवियर को समझते हैं, उनको मैनेज करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, और ये हेल्प करता है लोगों को सोचने में. ठीक है, किसी सिचुएशन में अगर आप मान लीजिए आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसे अराइज आई जहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट में जो है आपने कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे, तो सेल्फ कंट्रोल क्या करता है? आपको वो इम्पल्सिव रिएक्शन से ना रोकता है. आप कुछ भी करने से पहले, आप एक्शन लेने से पहले उसको सोचते हैं. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल कहते हैं. अब अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन, सेल्फ कंट्रोल इज़ द एबिलिटी टू रेगुलेट डिस्ट्रप्टिव इमोशंस एंड इम्पल्सिव. सो डैनियल गोलमैन के हिसाब से सेल्फ कंट्रोल एक एबिलिटी है जिसमें आप अपने डिस्ट्रप्टिव इमोशंस और इम्पल्सिस को ना क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. अब इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? तो इसके करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं. इमोशनल स्टेबिलिटी. अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपके अंदर सब्र आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा. आप स्ट्रेस में भी क्या है ना, काम रहेंगे. ठीक है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आ जाएगा और अच्छे हो जाएगी आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा. अब सेल्फ कंट्रोल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो सेल्फ कंट्रोल के कंपोनेंट्स बताए हुए हैं आपके यहाँ पे. इमोशनल रेगुलेशन, managing feelings like anger, fear, sadness and excitement appropriately. Example, a teacher remains calm when students create disturbance. अब इमोशनल रेगुलेशन क्या होती है? इसमें आपकी जो फीलिंग्स होती है, चाहे वो एंगर हो, फियर हो, सैडनेस या एक्साइटमेंट हो, उसको आप क्या करते हैं? अप्रोप्रिएटली मैनेज करते हैं. एग्जाम्पल के लिए एक टीचर जो है ना वो काम रहा, हालांकि स्टूडेंट्स ने डिस्टर्बेंस क्रिएट करी उसके बावजूद भी, है ना. तो हम क्या करते हैं? अपने इमोशन को रेगुलेट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं. इम्पल्स कंट्रोल क्या होता है? एबिलिटी टू रेसिस्ट इमीडिएट रिएक्शन.
इम्पल्स कंट्रोल आपका एबिलिटी है जिसमें आप क्या करते हैं, इमीडिएट रिएक्शन नहीं देते हैं किसी भी चीज़ पे। फॉर एग्जाम्पल, नॉट रिप्लाइंग एंग्रीली टू क्रिटिसिज्म अगर हुई बाई चांस, तो आप उसको क्या है, एंग्रीली गुस्से में रिप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आता है इसी में आपका। तो इसमें क्या होता है, आप अपने इमोशनल बैलेंस को ना मेंटेन करते हो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के दौरान। अब इसमें आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, या पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव अफर्मेशंस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके इमोशंस पे कंट्रोल आएगा, इमोशनल बैलेंस क्रिएट होगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। और ये आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट बताया सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में। ये एक एबिलिटी होती है जिसमें हम अपना टास्क है ना जो उसको कंप्लीट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। एग्जाम्पल, स्टडिंग रेगुलरली इंस्टीड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग। रेगुलरली स्टडी करना, प्रोक्रेस्टिनेशन ना करना। तो ये आपका क्या है, एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को ध्यान में ना रखते हुए हम क्या करते हैं, अपना टास्क को कंप्लीट करते हैं। बेनिफिट क्या होता है सेल्फ कंट्रोल का, आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होती है, रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड होते हैं, एकेडमिक अचीवमेंट अच्छी हो जाती है आपका वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाते हैं, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपकी बेटर हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जब आप इमोशंस को अपने कंट्रोल में करना सीख जाएंगे तो ये सब बेनिफिट्स तो आपके ओवरऑल एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। अगला बताया है इसमें मीनिंग ऑफ असर्टिवनेस के बारे में, कि जो हमारी असर्टिवनेस है ना वो क्या होती है। तो assertiveness means expressing one's thought, opinion, feelings and rights honestly, respectfully and confidently without violating the rights of other. It lies between passive and aggressive behavior. अब assertiveness क्या होता है, इसमें आप अपने थॉट को, अपने ओपिनियन को, अपने फीलिंग्स को या अपने राइट्स को ऑनेस्टली रखते हैं, ठीक है, विदाउट शुगर कोटिंग, और रिस्पेक्टफुली रखते हैं, कॉन्फिडेंटली रखते हैं। इस तरीके से रखते हैं कि जो दूसरा पर्सन है ना उसके राइट्स में कोई वायलेशन ना क्रिएट हो, ठीक है। अपनी बात तो आप रख रहे हैं बट सामने वाला उससे हर्ट ना हो जाए, उसकी भी रिस्पेक्ट का, उसकी भी डिग्निटी का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, असर्टिवनेस कहते हैं। और इसके अंदर ना दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपका पैसिव बिहेवियर आता है और एक आपका एग्रेसिव बिहेवियर आता है। तो पैसिव बिहेवियर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें ना आप अवॉइड करते हैं ओपिनियन देने में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, ठीक है, इजीली किसी की भी बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी की भी बात को सही मान लेते हैं, और डिफ़िकल्टी सेइंग नो, मना करने में दिक्कत आती है, ठीक है, सबको ना नहीं कह पाते हैं, सबसे हाँ कह देते हैं। रिज़ल्ट इससे क्या होता है ना, आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, आपका सेल्फ इस्टीम लो हो जाता है। तो ये आपका पैसिव बिहेवियर है, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है, आप दूसरों से को डोमिनेट करते हैं, ठीक है। इसमें एंगर ज़्यादा होती है, यूजेस एंगर बात मनवाने के लिए, अपने ओपिनियन शो करने के लिए। अगर आपसे कोई ओपिनियन को नहीं मान रहा है तो आप क्या करेंगे, उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं ताकि वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग, दूसरों की फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, और रिज़ल्ट क्या होता है, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं और पुअर रिलेशनशिप हो जाते हैं। एक होता है आपका असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर क्या होता है, जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑनेस्ट रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, और खुद की भी रिस्पेक्ट करते हैं बोलते वक्त, तो सामने वाले की रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखते हैं। कॉन्फिडेंस होता है आपके बोलने में, अच्छी लिसनिंग स्किल्स होती हैं आपकी, और काम एक्सप्रेशन होते हैं। रिज़ल्ट क्या रहता है इसका, कि हेल्दी रिलेशनशिप्स होंगे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है दोनों साइड मिलेंगी। असर्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए जब हम बात करते हैं तब, और स्पीक क्लियरली, अपनी बात को क्लियरली बोलना चाहिए, आई स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और एक्टिवली लिसन करना चाहिए बातों को दूसरों की। रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, सबके थॉट्स एक जैसे नहीं होते, सबका बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, काम रहना चाहिए, और अगर हमें ना भी कहना है तो ना हमें पोलाइटली कहना चाहिए, ओके। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने चाहिए। एग्जाम्पल,
आई अंडरस्टैंड योर ओपिनियन बट आई हैव अ डिफरेंट व्यू. ओके. इम्पॉर्टेंस क्या होती है असर्टिवनेस की, इसमें ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती हैं इसके अंदर अगर आप ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी रखेंगे तो. ठीक है. लीडरशिप स्किल्स इंक्रीज़ होती हैं, हेल्दी रिलेशनशिप प्रमोट होता है और इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपकी इम्प्रूव हो जाती है. अब पैसिव एग्रेसिव और असर्टिव बिहेवियर में क्या डिफरेंस है. पैसिव क्या करता है, आपको साइलेंट रहना सिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट से बचना सिखाता है. ठीक है. आपकी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाती है, आप जल्द सबको हाँ बोल देते हैं, नो नहीं बोल पाते, अपने इमोशंस को ना अपने अंदर हाइड कर लेते हैं. इंट्रोवर्ट टाइप्स. ओके. एग्रेसिव क्या होता है, एग्रेसिव में ना आप डोमिनेटिंग हो जाते हैं काफ़ी और इससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और इमोशंस ना एक्सप्लोड्स करते हैं. असर्टिव में क्या होता है, आप रिस्पेक्टफुल रहते हैं अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी, कॉन्फ्लिक्ट को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, हेल्दी कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हैं और अपने इमोशंस को कामली एक्सप्रेस करते हैं. अब हम सेल्फ कंट्रोल कैसे डेवलप कर सकते हैं, मेडिटेशन के ज़रिए, योगा, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके, टाइम मैनेज करके, एक्सरसाइज, इमोशनल अवेयरनेस क्रिएट करके अपने आप के लिए. ठीक है. गोल सेट करके, एक ऐसा अचीवेबल गोल, ओके, अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल्स मेंटेन करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कर सकते हैं. इमोशंस, सेल्फ रिगार्ड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है. सेल्फ रिगार्ड एंड सेल्फ actualization are important emotional competencies that help individual recognize their worth and achieve their highest potential. तो सेल्फ रिगार्ड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या करते हैं आपके, ये इम्पॉर्टेंट इमोशनल कॉम्पिटेंसीज हैं. ठीक है. जो इंडिविजुअल को हेल्प करती है उसके हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने में और उसकी वर्थ को रिकॉग्नाइज करने में. ठीक है. सेल्फ रिगार्ड मीनिंग क्या होता है इसका, रिस्पेक्टिंग, एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग वन सेल्फ वाइल रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. मीन्स अपने आप को रिस्पेक्ट देना, एक्सेप्ट करना सारी चीज़ों को. ठीक है. वैल्यू देना खुद को, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज करके. इसके अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है, ओवरऑल अपने आप को एक्सेप्ट करना. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट होती है आपके अंदर, खुद में कॉन्फिडेंस आता है, ऑप्टिमिज्म होता है. ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इंडिपेंडेंस आती है और इमोशनल बैलेंस रहता है. इम्पॉर्टेंस क्या है इसका कि ना इमोशनल हेल्थ आपकी बेटर हो जाती है. जब हम खुद को वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं तो खुद की इमोशनल हेल्थ अच्छी हो जाती है, रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड होते हैं, हायर मोटिवेशन रहती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है. ठीक है. और ग्रेटर रिसाइलेंस क्रिएट होता है. अब हाई वर्सेस लो सेल्फ रिगार्ड कैसे होता है. अब मान लीजिए हाई सेल्फ रिगार्ड क्या होता है, वो कॉन्फिडेंट इंसान होता है. जिसके अंदर सेल्फ रिगार्ड हाई रहेगा वो कॉन्फिडेंट होगा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा. ठीक है. अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेगा और अपने फेलियर से सीखेगा. और दूसरी तरफ अगर कोई लो सेल्फ रिगार्ड वाला पर्सन है तो वो खुद में ही डाउट करेगा. ठीक है. क्रिटिसिज्म से डरेगा और नेगेटिव थिंकिंग सोचेगा, अपने बारे में नेगेटिव ही सोचेगा और उसका कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. अब हम अपना सेल्फ रिगार्ड कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करके, अपने बारे में अच्छा बोलना. ठीक है. स्किल डेवलपमेंट करके, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके और कुछ रियलिस्टिक गोल्स को ना सेट करके, अपने अगर हम उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो छोटी छोटी गोल्स को अचीवमेंट के बाद जो है ना सेलिब्रेट करना उस अचीवमेंट्स को. अनहेल्दी कंपैरिजन को अवॉइड करना कि हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें या अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करें तो इससे क्या होता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है हमारी लाइफ में और हमारे माइंड में भी. तो इसलिए हमें उनको अवॉइड करना चाहिए. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ रियलाइजेशन ऑफ वंस मैक्सिमम पोटेंशियल. ओके. इसमें हम अपना रियलाइजेशन करते हैं कि एक इंडिविजुअल की हमारी क्या मैक्सिमम पोटेंशियल हो सकती है. हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है ये
ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो थ्योरी क्या कहती है? मैस्लो प्लेस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एट द टॉप ऑफ दिस हिज हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है। तो मैस्लो ने क्या किया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और इसको हम अब्राहम मैस्लोज थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। इन्होंने अपने नीड्स की हायरार्की में ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को टॉप प्लेस पे रखा है। तो उनकी हायरार्की क्या है, हमारी एक तो साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ठीक है, और सेफ्टी नीड फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो हमारे फिजिकल बॉडी को चाहिए होती है, सेफ्टी नीड्स होती हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस होती है, स्टीम नीड्स होती हैं, एंड सबसे टॉपिक क्या रखा है इन्होंने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, जो हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल जो होती है ना उसको रियलाइज़ करना। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल के? अगर कोई सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, इंडिपेंडेंट होगा, रियलिस्टिक रहेगा, ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स में या थॉट्स में नहीं जिएगा, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा खुद को भी और दूसरों को भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, सिद्धांतवादी होगा एक तरह से, है ना, और इमोशनल मैच्योरिटी होगी उसके अंदर, और पर्पसफुल लाइफ जिएगा, ठीक है, और कंटिन्यूस लर्निंग में अपने जो है ना एफर्ट्स डालेगा। अब इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या रिलेशन है? तो ऐसे लोग जिनका हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना, वो कैसे होते हैं, वो इमोशंस को समझते हैं, स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं जल्दी, और मोटिवेट रहते हैं और अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को क्या करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। अब पर्सनल ग्रोथ में भी सपोर्ट करती है, इसमें आपकी ना लाइफ सेटिस्फेक्शन हो जाती है, अपने लाइफ से आप सेटिस्फाइड रहते हैं, और मेंटल हेल्थ बेटर होती है, क्रिएटिविटी आपकी इन्हांस हो जाती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्डअप होने लगती हैं, हैप्पीनेस भी आपके अंदर आ जाती है। अब इसके बैरियर्स क्या क्या है? इसमें ना डर रहता है फेलियर होने का, ठीक है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, अगर कुछ आप अचीव ना कर पाएँ तो स्ट्रेस आ जाता है, और नेगेटिव थिंकिंग जो क्या करती है, इसको ओवरलैप कर लेती है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है, और लेकिन पॉजिटिव हो नहीं रहा है, तो क्या करते हैं आप ना नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाती है, बार बार रिपीटेड फेलियर से ना लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, सोशल प्रेशर रहता है। स्ट्रेटजीज़ टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम अचीव कैसे कर सकते हैं? सेल्फ अवेयर होके, अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ओवरऑल अपने बारे में जानना, ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे फोकस करना, अपने गोल सेट करना, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करना अपने आप में, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सेल्फ कंट्रोल से, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, और जो भी लाइफ में चैलेंज आए ना उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना। अब स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होती हैं हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने की? तो इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू आउट लाइफ थ्रू रेगुलर प्रैक्टिसेस, सेल्फ अवेयरनेस। तो जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये डेवलप होती रहती है हमारी थ्रू आउट लाइफ ना, लाइफ टाइम तक ये डेवलप होती रहती है। तो एक तरह से रेगुलर प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू ये हमारी डेवलप होती है। अब स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होती हैं ताकि हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकें? तो पहला है डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, अपने आप में ना अवेयर होना, अपने आप में, जैसे आपके थॉट्स या आपके इमोशंस को जानना कैसे होते हैं, ठीक है, किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर जाते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है, वैल्यूज़ क्या हैं, गोल्स क्या है, ये सभी क्या हैं आपके सेल्फ अवेयरनेस के मेथड्स हैं। आप इसमें अपने आप के बारे में जानते हैं। अब मेथड क्या है? आप ना जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग से क्या कर सकते हैं? जर्नल, कुछ लोग होते हैं ना डायरी मेंटेन करते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, अपने डे के बारे में लिखते हैं, तो उसमें से अगर आप उसको रीड करते हैं ना तो आप अपने थॉट प्रोसेस को समझ पाते हैं, अपने इमोशंस को समझ पाते हैं कि आप किस तरीके से और किस वक्त किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन के ज़रिए, अपने आप को एक्सप्रेस करके, फीडबैक के ज़रिए, तो लोगों से भी आप फीडबैक ले सकते हैं अपने बारे में।
तो ये सब कुछ मेथड है जिससे ना आप अपने आप के बारे में जान सकते हैं। प्रैक्टिस सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करना, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, डिले रिएक्शन, है ना, सोचना और फिर रिएक्ट करना किसी भी चीज़ के ऊपर। सो इससे आप अपनी सेल्फ रेगुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोटिवेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। स्मार्ट गोल्स को जो है ना सेट करना, रियलिस्टिक गोल्स को, ऑप्टिमिस्टिक रहना, लर्न फ्रॉम फेलियर से सीखना, अपने आप को रिवॉर्ड देना अगर आपने कुछ अचीव किया है तो उसको सेलिब्रेट करना ओवरऑल। ओके, डेवलप एम्पैथी डेवलप करना मीन्स दूसरों के इमोशंस को समझना। उन मेथड क्या क्या हो सकते हैं इसके, रिस्पेक्ट करना उनके ओपिनियन को, एक्टिवली लिसनिंग मतलब उनको सुनना, अगर आपको कोई बात बता रहा है तो उसको वहाँ पे प्रेजेंट रह के सुनना, ठीक है, उनको नेगलेक्ट ना करना। ऑब्ज़र्व बॉडी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व करना, ठीक है, और कंपैशनेट रहना। सोशल स्किल्स को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, ये हमारी ना सोशल स्किल को भी इम्प्रूव कर देता है। हमारी कम्युनिकेशन हम इफेक्टिव बना सकते हैं अपनी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, टीम वर्क, लीडरशिप, कोऑपरेशन, ये सब कुछ मेथड्स हैं। और प्रैक्टिस करना माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ का। माइंडफुलनेस क्या होता है ना, इसमें इंडिविजुअल ना फोकस्ड हो जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, ठीक है, ख्यालों में नहीं जीता है अगर हम माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो, जिसमें ना आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है और इमोशनल कंट्रोल आ जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक भी आप अपना सकते हैं, जैसे योगा, एक्सरसाइज, म्यूज़िक सुनना। कुछ लोग क्या होता है ना, म्यूज़िक सुन के रिलैक्स फील करते हैं। टाइम मैनेज करना और प्रॉपर स्लीप लेना। पॉजिटिव थिंकिंग भी हम कर सकते हैं, जैसे ये क्या करते हैं ना, हमारे इमोशनल हेल्थ को अच्छा कर देती है, कॉन्फिडेंस ला देती है, मोटिवेटेड रखती है हमें, और हैप्पीनेस क्रिएट करती है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना, जो लोग आपके लिए सही है, ठीक है, ट्रस्टेबल हैं, उनको ही अपने रिलेशन में रखना। रिस्पेक्ट करना दूसरों की भी और ख़ुद की भी रिस्पेक्ट करना। कॉपरेशन, दूसरों के साथ कॉपरेट करना। कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी रखना और फॉरगिवनेस करना, लोगों को माफ़ कर देना उनकी मिस्टेक्स के लिए, इससे आप पे भी बर्डन नहीं रहता, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस लर्निंग, बुक्स रीड करना, वर्कशॉप अटेंड करना, कम्युनिकेशन स्किल्स लर्न करना, फीडबैक देखना। तो ये सभी क्या हैं, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के कुछ तरीके बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक डेवलपमेंट साइकिल बता दी गई है, तो इसको आप देख सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स और बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब का यूज़ करके हम किस तरीके से अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेटर कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के? पर्सनल बेनिफिट ये है कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा, हैप्पीनेस आ जाएगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, आपका स्ट्रेस मैनेज रहेगा, है ना, इमोशनल बैलेंस क्रिएट होगा। एकेडमिक लाइफ भी में भी क्या होगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ अगर आप करेंगे तो हाई परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है, और लर्निंग भी आपकी क्या है, इम्प्रूव्ड हो जाएगी। प्रोफेशनल भी क्या होगा, आपका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी, टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क होगा, डिसीजन मेकिंग जो है अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। और सोशल में क्या होगा, सोशल में ना आपके रिलेशनशिप औरों से बेटर होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट भी क्या है वो रिजॉल्व हो जाएगा। सो नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला है फैमिली एनवायरनमेंट। आपका फैमिली एनवायरनमेंट जैसा होगा, जिस तरीके के आप फैमिली से बिलोंग करते होंगे, वैसे ही क्या होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाता है। हम वैसे ही, कुछ होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें अपनी फैमिली से ही ना इनहेरिटेंस में मिलती है, जेनेटिक होता है, ठीक है। एजुकेशन से भी क्या होता है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, आपको सही गलत का अंदाज़ा होता है, तो आप जज कर सकते हैं चीज़ों को, एनालिटिकल
वे में, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे ये जो एजुकेशन है आपकी वो भी क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। कल्चर आपका अफेक्ट होता है उससे। एंड पर्सनालिटी भी क्या करती है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती है। अब कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो बाहर से काफ़ी रूड लगते हैं हमें, बट अगर हम उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो लोग जो हैं रूड नहीं है, बल्कि काफ़ी काम नेचर के हैं। सो होता क्या है, एक पर्सनालिटी होती है और वो पर्सनालिटी भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती है, ठीक है। एज एंड मैच्योरिटी, आपकी जो एज है और मैच्योरिटी लेवल जो है वो भी क्या करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है। अब एक छोटा बच्चा जो है उसकी मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो, उसको अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो रोएगा ही, ठीक है। और जब तक नहीं मिलेगी तो वो शांत नहीं होता है। तो मैच्योरिटी लेवल भी क्या होती है इसमें आपके देखने को मिलती है, वो भी अपना रोल प्ले करता है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे ना आपके, वैसे इमोशंस भी हो जाते हैं, ओके। आप अगर आपने देखा होगा कि आपने किसी के साथ बात शेयर करी अपनी, कोई हैप्पीनेस या सैडनेस वाली, और उसने किसी और इंसान के साथ शेयर कर दी, तो आपके मन में क्या आ गया कि नहीं, मुझे अपनी वो पर्सनल बात अब किसी को शेयर नहीं करनी। तो आप शांत रहने लगेंगे, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे खुद को। तो लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आपका रोल प्ले करते हैं। मेंटल हेल्थ भी जो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती है। अगर आप ऑलवेज़ फ्रस्ट्रेटेड हैं या इरिटेट फील कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप जो है ना प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे, और जो है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप अच्छा फील नहीं करेंगे, हैप्पीनेस फील नहीं कर पाएंगे, सैडनेस फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हाँ आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप क्या करेंगे, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी क्या होगी, अच्छी होगी। ये कुछ फैक्टर थे जो अफेक्ट करते हैं हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को। नेक्स्ट जो है आपका ब्लॉक नंबर 5 आ जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ओके। इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज refers to ability to identify, understand, regulate and effectively use emotions in oneself and other। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आपकी एबिलिटी है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो, अंडरस्टैंड करते हो और रेगुलेट, दैट मीन्स कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को इफ़ेक्टिवली, ठीक है। वो अपने भी हो सकते हैं और दूसरों के भी हो सकते हैं। अब डैनियल गोलमैन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस ना एक क्रूशियल डिटर्मिनेंट है एक पर्सन की, ठीक है, पर्सनल, एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड सोशल सक्सेस। सो डैनियल गोलमैन कहते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो किसी की एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और वो पर्सनल भी हो सकती है, एकेडमिक भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, और उसको सोशल सक्सेस भी दिला सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ एप्लीकेबल इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ बिकॉज इमोशंस इन्फ्लुएंस थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप, मोटिवेशन एंड बिहेवियर। आप इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना आपके हर एक लाइफ के एरिया में अफेक्ट करता है, ठीक है, हर एक एरिया में देखा जाता है। आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप बिकॉज आपके इमोशन क्या करते हैं, आपकी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, आपके रिलेशनशिप, मोटिवेशन और बिहेवियर, इन सभी को अफेक्ट करते हैं। अब एप्लीकेशन का क्या मीनिंग है इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स यूजिंग इमोशनल स्किल्स इन प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन टू इम्प्रूव। अब एप्लीकेशन क्या है आपका, एक तरह से इमोशनल स्किल्स का यूज़ करना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, ताकि हम अपने क्या कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकें, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, पर्सनल इफ़ेक्टिवनेस ला सकें, पर्सनल ग्रोथ कर सकें, एकेडमिक सक्सेस अचीव कर सकें, सोशल हार्मनी क्रिएट कर सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ इमोशनल स्किल्स को सीखते हैं ताकि हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ना अपने इन सब एरिया में सक्सेस अचीव कर सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करती है हर एक इंडिविजुअल को उसके डिसीजन को बैलेंस बनाने में, ठीक है, इंस्टीड ऑफ इमोशनल रिएक्शन। सो इमोशनल इंटेलिजेंस आप हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है ताकि उसका जो डिसीजन हो ना वो बैलेंस्ड हो, आपने इन्फ्लुएंस में आके जो है डिसीजन ना लिया हो, आपके इमोशनल रिएक्शंस के बजाय डिसीजन को बैलेंस
करने में इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी हेल्प करती है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस क्या है? जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, वो लोगों को हेल्प करती है स्ट्रेस मैनेज करने में, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली सॉल्व करने में, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने में, एम्पैथी, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, पेन है, हैप्पीनेस है, जो भी चीज़ है उसके आप फील कर सकें, शेयर कर सकें, ठीक है। मेक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ऐसा डिसीजन जो आप इमोशनल होके नहीं ले रहे हैं बल्कि प्रैक्टिकली सोच के ले रहे हैं, ठीक है। इम्प्रूव लीडरशिप इम्प्रूव करता है और हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करता है और एनहांस करता है आपकी प्रोडक्टिविटी को, मेंटेन करता है मेंटल हेल्थ को। नेक्स्ट बताया इमोशनल इंटेलिजेंस का ना एजुकेशन में क्या रोल है। तो एजुकेशन जो है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ना अप्लाइड होता है। अब स्टूडेंट जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस को फील करते हैं, ठीक है। वो फियर फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, कंपटीशन फील करते हैं, एक्साइटमेंट, स्ट्रेस, हैप्पीनेस। तो ये कुछ जो आपके इमोशंस है ना, वो स्टूडेंट्स फील करते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है, स्टूडेंट को हेल्प करता है इन्हीं इमोशंस को मैनेज करने में। जैसे इम्पॉर्टेंस इन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर करने में, ठीक है। इमोशनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो बेटर कंसंट्रेट कर सकते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, एग्जामिनेशन स्ट्रेस को ना हैंडल कर लेते हैं और अपने फेलियर से सीखते हैं। इमोशनल रेगुलेशन, ज़्यादा इमोशंस में आके नहीं बहते हैं, ओवरफ्लो नहीं करते हैं, उनको कंट्रोल में वो रख पाते हैं, ठीक है। अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ स्टूडेंट क्या सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपना एंगर कंट्रोल कर सकते हैं, एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं, काम रह सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है। और रिलेशनशिप अपना जो है कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे सोशली लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स को ना हेल्प करती है, ठीक है, टीचर्स के रिस्पेक्ट में और अपने क्लासमेट के साथ कोऑपरेट करने में। आप एक इंसान जो है ना इमोशनली हेल्दी होगा ना, इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें होगी, ऑफ कोर्स वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कम सोचेगा, ठीक है। तो अपने क्लासमेट के साथ कोऑपरेट करेगा, टीचर की रिस्पेक्ट करेगा, फ्रेंडशिप डेवलप करेगा और बुलिंग नहीं करेगा, किसी को भी बुली नहीं करेगा, ना खुद होगा ना किसी को करेगा, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग भी क्या होगी उसकी, सही होगी कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, वो इस चीज़ का अनुमान लगा सकेगा। इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इंसान इमोशनल इंटेलिजेंट है तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स अगर इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस लेंगे, ठीक है, अपने करियर के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे, ज़्यादातर समय जो है स्टडी में देंगे, अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी देंगे और सोशल बिहेवियर में भी उनमें क्या होता है, चेंज आ जाता है। सोशल बिहेवियर मतलब लोगों से अच्छे से इंट्रैक्शन करते हैं वो, ठीक है, किसी के लिए नेगेटिव ना बोलना, सेल्फ मोटिवेशन आ जाती है। और इमोशनली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, इमोशनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना एक गोल सेट करते हैं और उस गोल पे वो कंसिस्टेंटली वो वर्क करते हैं और डेवलप करते हैं रिसाइलेंसेस को। अब टीचर का क्या रोल होता है, टीचर भी क्या है, हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो स्टूडेंट के इमोशन को समझता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अपने क्लासरूम में, एनकरेज करता है स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने में हर एक एक्टिविटीज़ में, ठीक है। क्लासरूम कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो उसको बेटर रिजॉल्व कर पाता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाता है और क्लासरूम डिसिप्लिन को भी ना इम्प्रूव कर पाता है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे रोल प्ले करती है क्लासरूम के अंदर, तो टीचर को ना क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए बच्चों की बात को, ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए स्टूडेंट को, एंकरेज करना चाहिए टीम वर्क को कि वो टीम में रह के काम करें, ठीक है। टीच एम्पैथी सिखानी चाहिए उन्हें ताकि वो लोगों की जो फीलिंग्स हैं ना उसको समझ सकें, शेयर कर सकें और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करवानी चाहिए, ठीक है।
और प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए व्हेन एवर इट इज़ नेसेसरी। अब इसका बेनिफिट क्या होता है एजुकेशन के अंदर कि ना लर्निंग बहुत बेटर हो जाती है, इंटरेक्टिव हो जाती है और हायर एकेडमिक अचीवमेंट जो है स्टूडेंट अचीव कर लेता है, रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है, अटेंडेंस बेटर होती है, लोग बच्चे जो है ना स्कूल आने के लिए रेडी रहते हैं, पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है और हेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होता है। इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क प्लेस पे अपना कैसे रोल प्ले करता है कि तो जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है ना वो इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू करते हैं, ठीक है, एज मच एज टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स को वैल्यू करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को भी वैल्यू देना चाहिए। अगर एम्प्लॉय कॉन्स्टेंटली फेस कर रहा है डेडलाइन को, प्रेशर, कंपटीशन, टीम वर्क, कस्टमर इंट्रैक्शन कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आ रहे हैं कुछ, तो इसमें क्या होता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस ना हेल्प करता है इन सभी चैलेंजेस से ना ओवरकम करने में, इनको मैनेज करने में इफ़ेक्टिवली। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है अगर एक इंसान के साथ ही वो इतना सब चीज़ें फेस करेगा, इतने सब चैलेंजेस एक साथ दिखेगा, तो वो इमोशनली ड्रेन हो जाएगा। तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंस क्या है इसका वर्क प्लेस में। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क प्लेस पे आती है तो वो बेटर कम्युनिकेशन होगा, एम्प्लॉयज़ जो है ना अपना आइडिया क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे, अच्छे से सुनेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होगी और टीम वर्क भी क्या होगा आपका बढ़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंट एम्प्लॉय क्या करते हैं, अपने कॉलीग के साथ ना कोऑपरेट करते हैं, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। अब एक जगह हम काम कर रहे हैं तो सभी के थॉट प्रोसेस या सभी का वे कहने का, एक्सप्रेस करने का सेम नहीं होता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है डिफरेंट लोग होते हैं, उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, तो उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली सॉल्व कर लेना, लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज़ होना, ये सभी क्या है एक इमोशनली इंटेलिजेंट एम्प्लॉय की निशानी है। इफ़ेक्टिव लीडर्स बन सकते हैं अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने वर्क प्लेस में लाएंगे ना, तो हम ऐसे एम्प्लॉय बन सकते हैं जो इंस्पायर हो सकें किसी चीज़ से, ठीक है। अब इफ़ेक्टिव लीडर क्या होता है, इफ़ेक्टिव लीडर अगर लीडर अच्छा होगा ना तो एम्प्लॉय भी क्या होंगे उसे इंस्पायर करेंगे, ठीक है, उनके कुछ गुड क्वालिटीज़ को अपने लाइफस्टाइल में अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, इनोवेशन एंकरेज होती है, इमोशंस जो है ना वो मैनेज हो जाते हैं, अगर कोई भी क्राइसिस अराइज होता है तो डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए अगर आपका लीडर अच्छा होगा तो उसके एम्प्लॉयज़ भी क्या होंगे, अच्छे हो जाएंगे, उनमें एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस ना लीडर्स को हेल्प भी करती है कि वो रेशनली सोच सके, ठीक है, सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों पे इम्पोज ना करे बल्कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनने की कैपेसिटी रखें। कंट्रोल इमोशनल बायस, ठीक है, इमोशनल बायसनेस ना क्रिएट करे। अगर जो है उसे कोई एम्प्लॉई से उसकी आर्ग्यूमेंट हो रखी है तो या फाइट हो रखी है तो वो उस चीज़ को ना ड्रैग ना करें अपनी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो कंट्रोल इमोशनल बायसनेस और एथिकल डिसीजन लेना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें ना एक इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करती है लीडर को बनाने में, ठीक है। तो अगर लीडर आपका इमोशनली इंटेलिजेंट होगा तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं ना वो काम रहते हैं, शांत रहते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं इफ़ेक्टिवली, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, दूसरों के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करते हैं और म्यूचुअल बेनिफिशियल सॉल्यूशंस जो है ना वो ढूंढते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जो जिससे दोनों को ही फ़ायदा हो। कस्टमर सर्विस बेटर प्रोवाइड करते हैं। अब इमोशनली इंटेलिजेंट एम्प्लॉय ना वो कस्टमर के इमोशंस को भी समझता है क्योंकि उसके अंदर एम्पैथी होती है, ठीक है, पोलाइटली रिस्पॉन्ड करता है, हैंडल करता है कंप्लेंट को प्रोफेशनली और अडेप्टेबिलिटी होती है उसके अंदर, मतलब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ना एम्प्लॉयज़ को भी हेल्प करती है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में, नई स्किल्स के सीखने में
अनसर्टिनिटी, अगर कोई उतार चढ़ाव आ जाता है या कोई हर्डल आ जाता है तो उसको भी ईज़िली जो है हैंडल करने में हेल्प करता है। वर्क प्लेस पे इससे क्या क्या बेनिफिट हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के? हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर टीम वर्क, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, एम्प्लॉय इंगेजमेंट होता है, रिड्यूस एब्सेंटिज़म, मतलब इसमें ना एम्प्लॉय ज़्यादा छुट्टी नहीं करते हैं। फिर बेटर लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या होता है फिर उससे फ़ायदा और बेनिफिट ही होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस फैमिली में कैसे रोल प्ले करता है अपना? तो फैमिली जो है ना हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम इमोशनल लर्निंग हमारी स्टार्ट होती है। और इमोशनल इंटेलिजेंस ना हमारे फैमिली रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है बाय प्रमोटिंग लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इसका फैमिली में कि आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाएगी आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप अपनी फीलिंग जो है ना ओपनली बता पाएंगे, उनकी बातें भी सुन पाएंगे पेशेंटली, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होगी आप फैमिली के बीच में, फैमिली मेम्बर्स के बीच में। ठीक है। इमोशनली इंटेलिजेंट पेरेंट्स कैसे होते हैं? आप जो ना बच्चों के इमोशंस को समझते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में उनकी हेल्प करते हैं, इमोशनल रेगुलेशन टीच करते हैं कि किस तरीके से हम अपने इमोशंस को ना रेगुलेट कर सकते हैं, और एक सिक्योर अटैचमेंट बिल्डअप होती है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। अब मैरिटल रिलेशनशिप में भी ना हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है? ऐसे कपल्स जिनमें हायर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट को शांति से रिजॉल्व कर लेते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एम्पैथी शो करते हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों पे इम्पोज नहीं करते हैं, बल्कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचने की कोशिश करते हैं, समझते हैं उस चीज़ को। ठीक है। तो डिफरेंसेस को भी क्या करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं और उसके रिस्पेक्ट करते हैं और उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। केयरिंग फॉर एल्डरली, और अपने एल्डर्स की केयर करते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस ना फैमिली मेम्बर्स की भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये? पेशेंस शो करने में, ठीक है, अंडरस्टैंड करने में इमोशनल नीड्स की कि कब हमारे फैमिली मेम्बर को किस वक्त किस इमोशनल नीड की सपोर्ट चाहिए। ठीक है। प्रोवाइड करता है इमोशनल सपोर्ट, मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, इससे क्या होता है ना फैमिली कॉन्फ्लिक्ट भी मैनेज हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एनकरेज करता है कि हम काम डिस्कशन करें, मतलब शांति से अपनी बात को दूसरों तक रखें और उनकी बात भी सुने एक्टिवली। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना, ये सभी हमें सिखाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसका फैमिली में क्या बेनिफिट है कि हमारा इमोशनल बॉन्ड ना स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छी पेरेंटिंग होती है तो वो बच्चों को हेल्प करती है उनके इमोशन को रेगुलेट करने में। ठीक है। और उनके इमोशन को समझती है, और हेल्दी कम्युनिकेशन होता है पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच में या हर कोई फैमिली मेम्बर के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होते हैं, इमोशनल सिक्योरिटी फील होती है और फैमिली हैप्पीनेस क्रिएट होती है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारी हेल्थ में क्या रोल है? तो इसमें ना हमारा फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सोशल वेलबींग आ जाता है। तो हेल्थ के अंदर हमारे ये 4 चीज़ें देखी गई हैं: फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सोशल वेलबींग। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है, WHO के अकॉर्डिंग, हेल्थ जो है ना, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ। अब इसमें क्या बताया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्थ है वो एक कंप्लीट बताता है हमारे फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को। ठीक है। एक हेल्दी इंसान फिज़िकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए, सोशल वेलबींग भी होना चाहिए, सोशली इंटरेक्ट करना उसे आना चाहिए, आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए। अब ऐसे लोग जो हाईली इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना, वो स्ट्रेस को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर लेते हैं, एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है उनके अंदर, डिप्रेशन में नहीं आते हैं, रिसाइलेंस बिल्डअप कर लेते हैं, इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करना सीख जाते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। ताकि वो ओवरऑल हेल्दी रह सके। इमोशनल इंटेलिजेंस ना पीपल को हेल्प करता है कि वो रिकॉग्नाइज़ कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि उनके स्ट्रेस का रीज़न क्या है, और उसको फिर प्रैक्टिस कर सके उसको रिलैक्स करने की अपने आप को। ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कामली,
और ऑप्टिमिज़म मेंटेन करने की, होप ना खोने की और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की। और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है, इंडिविजुअल्स को ना, इमोशनल इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, हेल्दी फूड खाते हैं, प्रॉपर अमाउंट में स्लीप लेते हैं और एडिक्शन को अवॉइड करते हैं। अब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप भी क्या होता है, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो डॉक्टर हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट उसके अंदर नहीं है, तो वो आपसे रूडली बात कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं इमोशनल इंटेलिजेंस डॉक्टर होगा तो वो आपको एम्पैथी शो करेगा, आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करेगा, पेशेंट का डॉक्टर पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है। और आपके ट्रीटमेंट को ना इम्प्रूव करेगा, किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट जो है ना वो किया जा सकता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस इन हॉस्पिटल भी देखी गई है, उसमें क्या क्या बेनिफिट होता है कि डॉक्टर और नर्सेज जो है ना टीम वर्क में काम करते हैं, पेशेंट सेटिस्फेक्शन उनके लिए मैंडेटरी होता है, मेडिकल एरर्स नहीं होते हैं, ठीक है, गलत दवाइयाँ दे देना, इंजेक्शंस दे देना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना रिड्यूस हो जाती हैं अगर टीम वर्क के साथ काम किया जाए तो। कंपैशनेट केयर, हेल्थ में क्या बेनिफिट है, स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाता है, इम्यूनिटी बेटर हो जाती है, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं आप सबसे, सोशली इंटरेक्ट कर पाते हैं और आपकी रिकवरी क्या होती है, बेटर हो जाती है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव्ड हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप कैसे होती है, एक सक्सेसफुल लीडर ना उस होता है, उसके अंदर ना सेल्फ अवेयरनेस होती है, वो खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में जानता है, खुद को कंट्रोल करना जानता है, गुस्सा नहीं करता जल्दी, ठीक है, लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता, एम्पैथी होती है उसके अंदर, मोटिवेशन और सोशल स्किल्स होती हैं कि हमें किस तरीके से लोगों से बात करनी है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग डिफरेंट माइंडसेट का है, तो सबके माइंडसेट को किस तरीके से हमें ना एक्सेप्ट करना है रिस्पेक्टफुली। और लीडर क्या करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को ना यूज़ करता है, लीडर्स यूज़ इमोशनल इंटेलिजेंस टू इंस्पायर अदर, ताकि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके, ट्रस्ट बिल्डअप कर सके, कॉन्फ्लिक्ट को ईजिली मैनेज कर सके और इनोवेशन को एंकरेज कर सके, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। इमोशनल इंटेलिजेंस काउंसलिंग में भी हेल्प करता है आपका, अगर काउंसलर को भी इमोशनल इंटेलिजेंस की नीड होती है ताकि वो क्लाइंट के इमोशन को समझ सके, ठीक है, बिल्ड कर सके रैपॉर्ट एंड शो एम्पैथी, और अपनी जो एम्पैथी है वो शो कर सके, मेंटेन कर सके कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो उसकी बात है जो वो उन दोनों के बीच ही रहेगी, कहीं और बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, और क्लाइंट को गाइड कर सके उसके सिचुएशन के लिए कि वो किस तरीके से क्या स्टेप्स ले सकते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव करता है हमारी काउंसलिंग को इफ़ेक्टिवनेस के साथ। इमोशनल इंटेलिजेंस सोसाइटी में भी हेल्प करता है, सोशल हार्मनी क्रिएट करता है, पीसफुल कोई एग्जिस्टेंस, ठीक है, सभी जो है ना शांति से एक सोसाइटी में रह सकते हैं। और डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करता है कि डाइवर्सिटी, इंडिया जो है ना डाइवर्स कंट्री है, उसमें अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, हर तरह के लोग हैं, अलग लैंग्वेज में बोलने वाले, बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को, एक दूसरे को कोऑपरेशन करना, एक दूसरे के साथ टॉलरेंस आना, थोड़ा टॉलरेट करना। इमोशनल इंटेलिजेंस सिटीजन जो है ना नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस ना क्राइसिस के दौरान भी देखी गई है, जैसे कि कोविड-19 पैंडमिक आया तो सब एकजुट हो गए थे, ठीक है, एकजुट इन द सेंस कि सब ने ना किसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करी उस चीज़ से। नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो एक दूसरे की हेल्प करते, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, पर्सनल लॉस हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्राइसिस के दौरान भी देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, लोग ना शांत रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, रेशनली सोचते हैं, क्विकली अडेप्ट कर लेते हैं और इमोशनली रिकवर हो जाते हैं। अब प्रैक्टिकल वे क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई करने का, सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना, अपने बारे में जानना, एनालाइज करना, इमोशनल जर्नल रखना,
डायरी मेंटेन करना, ठीक है, उसमें आपके जो जो आपके साथ हुआ, एक्सपीरियंस किया आपने, या जो आपकी फीलिंग रही, जो इमोशंस आपको उस वक्त आए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और उससे आप एनालाइज कर सकते हैं अपने बारे में। रिएक्ट करने से पहले सोचना, ठीक है, लिसन मतलब दूसरों की सुनना, एम्पैथी शो करना, कम्युनिकेट करना रिस्पेक्टफुली, और स्ट्रेस को क्या करना, मैनेज करना मेडिटेशन और एक्सरसाइज के ज़रिए, पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स को सीखना और फीडबैक लेना, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, इम्प्रूव कर सको अपने आप को। अब चैलेंजेस क्या क्या आते हैं अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो चैलेंजेस क्या देखने को मिल सकते हैं आपको कि आपको खुद के बारे में ना सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, आप खुद के बारे में नहीं जानते। कोई अगर आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे ना, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेस, तो आप ना काफ़ी सोच में भी पड़ जाते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए मैं क्या बताऊँ। तो ये शो करता है कि आपकी लैक ऑफ अवेयरनेस को, ठीक है, कि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस कम है, हाई स्ट्रेस लेवल और पुअर कम्युनिकेशन, इमोशनल सप्रेशन, अपने इमोशंस को ना हाइड करना, एक्सप्रेस ना करना ईज़िली, वर्क प्लेस प्रेशर, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, कल्चरल डिफरेंसेस, नेगेटिव थिंकिंग। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो अब आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन को। सबसे पहले इमोशनल लिटरेसी ट्रेनिंग लेके, ठीक है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके, काउंसलिंग करके और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को में पार्टिसिपेट करके, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करके, ठीक है, और पॉजिटिव कम्युनिकेशन करके, कॉन्टीन्यूस लर्निंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो ये कुछ वेज़ हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं जिस तरीके से। और लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसके लिए ना आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होती है। ये नहीं होता कि आपने एक दिन स्टार्ट किया, दूसरे दिन किया और फिर तीसरे दिन आपने उसको वहीं छोड़ दिया। तो आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डिफ़िकल्ट होता है अपने आप को मतलब मेज़र करना एक्यूरेटली, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस जो होते हैं ना आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है, ठीक है, अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ कर लेते हैं। तो देखते हैं ना किसी का ब्रेन वॉश कर देते हैं, फिर आप जो ही बोलोगे, जो काम आप बोलते हो वो कर देगा, ठीक है। तो ब्रेन वॉश कर देना किसी का, इन्फ्लुएंस कर देना अपनी बातों से, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ना हम मिसयूज़ भी कर लेते हैं। और जो कैन नॉट रिप्लेस टेक्निकल नॉलेज और इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस ना टेक्निकल नॉलेज और इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की। इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपने इसके अंदर क्या क्या पढ़े, एक तो डैनियल गोलमैन के बारे में पढ़ा। डैनियल गोलमैन ने क्या क्या था आपके इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म जो है ना उन्हीं के एक बुक से पॉपुलर हुई है, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स बताए हैं इन्होंने ईआई के, तो आपको ये याद रखना है। देन सेकंड है पीटर सैलोवे एंड जॉन डी मेयर, इन्होंने बताया हमें एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो इनका एबिलिटी मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है रियोवेन बारॉन, इन्होंने बारॉन मॉडल बताया है EQI, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगला इसमें आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो आपके इग्नू में पूछे जाते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले तो यही डिफ़ाइन करिए इमोशनल इंटेलिजेंस को, एक्सप्लेन करिए इसके कंपोनेंट्स को। तो आपने स्टार्टिंग में 3-4 साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ठीक है, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं और आप अपनी खुद की भी आप मेंशन कर सकते हैं जो आपको समझ में आया। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज़ इमोशंस इफेक्टिवली इन वन सेल्फ एंड दी अदर। तो ये सिंपल लैंग्वेज है, डेफिनेशन बताई गई, आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स बोले गए हैं तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। तो आप ये जो है ना इसके बारे में इलेबोरेट करके थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। नेक्स्ट इमोशन, फीलिंग एंड मूड में ना डिफरेंस बताया गया, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो सेम आप वही टेबल क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। इमोशन क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े वक्त के लिए होता है, ठीक है। इंटेंस होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अराइज होता है, ठीक है, जैसे फियर, एंगर। फीलिंग क्या होती है, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, ये इतना ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी नहीं होती, ठीक है। आप जो इंटरनल फील कर रहे होते हैं ना, इंटरनली फील कर रहे होते हैं ना, उसी को आप इंटरप्रिटेट करते हैं और उसी को एक्सप्रेस करते हैं। मूड आपका लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल स्टेट होता है, ठीक है। इसमें आपको ना क्लियर कॉज नहीं पता होता कि आप जो है
ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हो? अगर सैड फ़ील कर रहे हो तो सैड फ़ील होने का कारण क्या है? हालाँकि सिचुएशन तो कुछ ऐसी थी नहीं जिससे आप सैड फ़ील करो। तो इसमें क्या होता है ना, कोई क्लियर कॉज़ हमें पता नहीं होता है। अगला बताया है रिलेशनशिप, बताना है इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर के बारे में। तो इसमें आप बताएंगे थॉट क्या करते हैं, इमोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इमोशंस हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, और बिहेवियर क्या करता है, न्यू एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। जैसा आपका बिहेवियर होगा उसी के हिसाब से आपके न्यू एक्सपीरियंस बनेंगे, ठीक है। और आपके फ्यूचर के थॉट को भी आप ये इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरीके से ये जो थॉट, इमोशन या बिहेवियर है ना, आपस में इंटरलिंक्ड है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या करेगी, पॉजिटिव इमोशन को लीड करेगी, और पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं आपका पॉजिटिव बिहेवियर या फिर कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर को शो करेगा। नेक्स्ट, गोलमैन्स मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बताना है। तो वही आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस है 5 कंपोनेंट है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। ये सभी आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है, और किस तरीके से इसमें आगे बताना है कि ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं ना, वो इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं ताकि वो पर्सनली और प्रोफेशनली सक्सीड कर सके। ट्रेड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो भी आप बताएंगे। इसमें ट्रेड मॉडल वाज प्रपोज बाय पैट्रिडीज, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना पर्सनालिटी पार्ट आता है आपका, ठीक है, इस मॉडल में, जैसे इमोशनल परसेप्शन, इमोशनल एक्सप्रेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, ऑप्टिमिज्म। इन्हीं को आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे। मैंने आपको ऑलरेडी ब्लॉक 1, 2 एंड 3 वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, इसकी स्ट्रैटेजीज़ कैसे डेवलप हो सकती हैं। तो सेल्फ कंट्रोल एबिलिटी है जिसमें हम अपने इमोशन और इम्पल्स को रेगुलेट करते हैं, और स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हो सकती हैं, डीप ब्रीथिंग, माइंडफुलनेस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज। तो इन सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। असर्टिवनेस क्या हो सकता है और ये कैसे डेवलप्ड होता है। असर्टिवनेस मीन्स होता है अपने थॉट को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स या राइट को एक्सप्रेस करना कॉन्फिडेंटली, और दूसरों के रिस्पेक्ट करते वक्त, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की भी रिस्पेक्ट करते वक्त। इसमें ना डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या है, हम आई स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, और ना करना सीखते हैं, और लिसन करते हैं एक्टिवली दूसरों की बात को भी। सेल्फ रिगार्ड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है। सेल्फ रिगार्ड मतलब होता है रिस्पेक्ट करना और एक्सेप्ट करना खुद को, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, आपकी फुलेस्ट पोटेंशियल, ठीक है, को अचीव करना। जो हमें मैस्लो ने भी बताया था। अब मैस्लो की हिराकी क्या थी, हिराकी ऑफ नीड्स। इन्होंने क्या क्या बताया, फिजियोलॉजिकल नीड बताइए, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसी को आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा थोड़ा। आगे है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो आपने सभी पढ़ा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना, एजुकेशन में भी यूज़फुल है। एजुकेशन में किस तरीके से यूज़फुल है, आप इसे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन बता सकते हैं, टीचर और स्टूडेंट का रोल बता सकते हैं। वर्क प्लेस में किस तरीके से एम्प्लॉय और लीडर्स के बता सकते हैं। फैमिली रिलेशनशिप, मैरिटल कपल्स का, और फैमिली मेम्बर्स का, पेरेंट्स का, ठीक है, ये आप बता सकते हैं कैसे रोल प्ले करता है। हेल्थ केयर में डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप, वर्क प्लेस, इसमें भी डॉक्टर एंड नर्सेज जो है आपस में कोऑपरेट करके अगर वर्क करते हैं तो किस तरीके से जो है एम्पैथी वो शो कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है, और कंपैशनेट जो है ना, कंपैशनेट वे में वो किस तरीके से ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है ना डिस्क्राइब करने हैं। अब ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो डेफिनेशन और कंपोनेंट के बारे में पूछता है इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए। टाइप्स एंड फंक्शंस पता होने चाहिए इमोशंस के, इसको प्रिपेयर करके जाइए। इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर में क्या रिलेशन है, ये प्रिपेयर करिएगा। आपको गोलमैन्स मॉडल प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है, ट्रेट मॉडल प्रिपेयर करना है, और GENOS मॉडल एंड असेसमेंट टूल्स, ये भी मैंने आपको बताया था, ये आप प्रिपेयर करेंगे। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, असर्टिवनेस क्या होता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों का आप प्रिपेयर करेंगे। और साथ ही साथ सेल्फ रेगुलेशन
क्या होता है, सेल्फ रिगार्ड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से ये, और मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ के जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे और डिफरेंस पढ़ेंगे आप IQ एंड EQ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा। ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको PDF चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल ID पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।